हेलो गाइस, अ वार्म वेलकम ऑन वीटी एकेडमी, माई सेल्फ एमजे सर। स्टूडेंट, नीट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का ये हमारा सेकंड लेक्चर है। मतलब इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको प्रोवाइड किया था अप टू 30 क्वेश्चंस तक का डिस्कशन। इस वाले सीरीज में मैं आपको बताने वाला हूँ अबव 30 क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट होगा। अगर आप पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ विजिट जरूर कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन हुआ था उसमें। इसमें भी है, अब देखिएगा नेक्स्ट इसमें हम लोग देखते हैं कि इस 30 के अबव में कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन क्या है 31, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स ट्रिगर द इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को कौन सा सेल है जो ट्रिगर करता है, मतलब उसके ऊपर अपना असर दिखाता है, फंक्शंस बिहेव करता है, तो वो कौन हो जाएगा? लिम्फोसाइट। आपको मालूम है कि लिम्फोसाइट इज द इम्यून सेल। वो दो तरह का होता है, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि जो रिस्पॉन्स होता है, इम्यून रिस्पॉन्स, वो दो तरह का होता है। एक होता है सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और दूसरा होता है एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वो होता है ब्लड के अंदर, वो फ्लूइड की वजह से होता है, इसलिए उसे बोला जाता है ह्यूमोरल एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, याद रखिएगा। और एक था सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, जिसे बोला जाता है कि टिश्यू मैचिंग में या सेल्फ और नॉन सेल्फ टिश्यू को मैच करने में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना आपको, लिम्फोसाइट इज द मतलब इम्यून सिस्टम है जिसके ऊपर ही ये ट्रिगर होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट क्या चीज़ के फॉर्म में होता है? तो याद रखिएगा, विडाल टेस्ट किया जाता है टाइफाइड में। ये टाइफाइड के कंडीशन में होता है। और टाइफाइड किससे कॉज होता है? तो आपको मालूम है सल्मोनेला टाइफाई। तो सल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से टाइफाइड होता है। और ये टाइफाइड होता कैसे है? मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, ये याद रखना है। इट इज़ यूज्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ एड्स। एड्स नहीं होगा, क्या है? इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग के आइडेंटिफिकेशन को किया जाता है, नहीं। इट इज़ फॉर डायग्नोसिस ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। फूड पॉइजनिंग एस्कैरियासिस से होता है, प्रोटोजोअन डिजीज़ है वो। इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ मलेरिया। ये भी प्रोटोजोअन डिजीज़ है। क्या मलेरिया के कंडीशन में होता है? नहीं, याद रखना है, मलेरिया के कंडीशन में किट बेस्ड टेस्ट होता है और वो किट के ऊपर ब्लड को रखा जाता है और उससे पता चलता है, एंटी मलेरियल किट होता है वो, उससे पता चलता है। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट में देखना है 33 में, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ रिंग वर्म। रिंग वर्म का कौन सा है जो सिम्टम्स है? तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि रिंग वर्म क्या है। तो रिंग वर्म इज अ फंगल डिजीज। फंगल डिजीज। और ये फंगल डिजीज सबसे पहले तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि फंगी का क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन के ऊपर अगर आते हैं हम लोग, तो फंगस को दो पार्ट में बांटा गया है। ये क्या होता है? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, यूकार्योटिक ऑर्गेनिज्म होता है। तो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होगा वो होगा ईस्ट। ओके, और सेकंड होगा मशरूम, जिसका खेती भी किया जाता है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ये मशरूम काम आता है। ईस्ट जो होता है ये है यूनिसेलुलर फॉर्म। ईस्ट क्या है? तो ये है यूनिसेल्यूलर फॉर्म। याद रखिएगा आप, फंगस का यूनिसेलुलर फॉर्म ईस्ट हो गया और मल्टीसेलुलर फॉर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या? तो मशरूम, याद रखिएगा। तो ईस्ट की वजह से रिंगवर्म होता है। फंगस डिजीज है, बट फंगस में भी कौन सा? तो ईस्ट की वजह से होता है ये फंगल डिजीज। मतलब ईस्ट की वजह से ये डिजीज होता है। कोई भी डिजीज होगा ना, वो ईस्ट की वजह से ही होगा, रिंगवर्म अगर फंगस वाला डिजीज है तो इसमें कौन कौन सा डिजीज, मतलब कौन सा ईस्ट है जो रिस्पॉन्सिबल है? तो ईस्ट में आपको याद रखना है क्या है? माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम। फिर आता है ट्राइकोफाइटन। थर्ड में आता है एपिडर्मोफाइटन। ओके, तो एपिडर्मोफाइटन ये याद रखना आपको। MTE होता है ना, MTP से याद रखना है। MTP मेडिकल टर्मिनेंसी ऑफ प्रेगनेंसी।
तो MTP, P की जगह पे E लगा देना है, आपको MTE आ जाएगा, मतलब माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन एंड ट्राइकोफाइटन। याद रखना है इस चीज को, तो इसको नोट कीजिए आप। उसके बाद समझते हैं हम लोग नेक्स्ट में कि ये किसकी वजह से होगा। तो देखिएगा क्या है क्वेश्चन में, तो इन्फेक्शंस मतलब रिंगवर्म का जो इन्फेक्शंस होगा उसमें क्या क्या चीज सिम्टम्स दिखेगा। सिम्टम्स का मतलब क्या होता है कि जो भी डिजीज में कुछ भी अफेक्शन दिखता है, कुछ भी प्रॉब्लम दिखता है, उसे सिम्टम बोला जाता है। मतलब ये डिजीज का साइन होता है। मतलब ड्राई स्किन हो जाएगा बिल्कुल, स्कैलिलेशन ऑन बॉडी, बॉडी के ऊपर स्कैलिलेशन आ जाएगा, मतलब एक लाइनिंग बनने लगेगा पूरे बॉडी के ऊपर ही। फिर क्या होता है, इंटेंस इचिंग, बहुत ज़्यादा इचिंग होगा, बहुत ज़्यादा खुजली होगा। और फिर ऑल ऑफ द अबव, मतलब सारा का सारा ऑप्शन सही होगा इसमें। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लिम्फोसाइट इज इन्वेड बाय HIV इन एड्स इन्फेक्शन। एड्स के इन्फेक्शन के दौरान में कौन सा लिम्फोसाइट है जो इन्वेड हो जाता है। इन्वेड मतलब आक्रमण होना, खराब होना, डिस्ट्रॉय होना। तो एड्स का जो इन्फेक्शन होता है वो एड्स वायरस किसके ऊपर अपना असर दिखाता है। तो फर्स्ट लेक्चर को याद कीजिए आप, आपको बताया गया था बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट मतलब ब्लड से रिलेटेड है और ये एंटीबॉडी इम्यून रिस्पॉन्स शो करता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं काम करेगा अपना। ये इराइथ्रोसाइट्स, इससे कोई मतलब नहीं है, ये RBC है, तो RBC है ये, उस पर कोई फर्क नहीं होगा। फिर आता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है, तो थ्रोम्बोसाइट्स को बोला जाता है प्लेटलेट्स, तो PLATELETS, प्लेटलेट्स होता है थ्रोम्बोसाइट्स। फिर आता है T लिम्फोसाइट। तो T लिम्फोसाइट में हेल्पर T सेल जो होगा ना, उसको ही अपना ये टारगेट बनाएगा और फिर हमारे बॉडी के ऊपर ये अपना हमला कर देगा, हेल्पर T सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से इम्यून फर्दर नहीं बन पाएगा। जो भी डिजीज आएगा वो सब डिजीज रह जाएगा। इसलिए कलेक्शंस ऑफ सिम्टम्स दिखेगा डिफरेंट डिफरेंट डिजीज का। दैट्स वाई इट इज नोन एज सिंड्रोम, बिकॉज कलेक्शंस ऑफ सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम। ओके, तो एड्स को इसीलिए सिंड्रोम बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट में चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एंटीजेन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट इन एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स। एंटीजेन बाइंडिंग साइट, एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स के अंदर एंटीजेन बाइंडिंग साइट के बारे में हम लोग को समझना है। तो क्या होता है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हेवी चेन, ये हेवी चेन के बीच में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट ऑन द लाइट चेन, ये लाइट चेन के बीच में पाया जाता है क्या, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द हेवी एंड द लाइट चेन। मेन इंपॉर्टेंट चीज हेवी और लाइट चेन, याद कीजिए स्ट्रक्चर को, ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और वाई शेप में ना इस वाले को बोलते हैं एंटीजन बाइंडिंग साइट। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट होता है, तो किसके बीच में है, तो लाइट चेन एंड हेवी चेन दोनों के बीच में होता है, इसलिए ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी नंबर। नेक्स्ट में समझते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सिम्टम्स ऑफ एस्कैरियोसिस। एस्कैरियोसिस मतलब क्या होता है, तो ये है फूड पॉइजनिंग हो जाता है और ये कंडीशन हो जाता है जब स्टमक के अंदर वॉर्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है। एस्कैरिस वॉर्म जो डेवलप हो जाता है उसको बोलते हैं एस्कैरियोसिस। तो इसमें क्या होगा, तो इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब ये ब्लीडिंग भी कर सकता है। कैसे, जैसे वो सक करेगा ब्लड, तो ब्लड सक करने की वजह से एपिथेलियल जो लाइनिंग होता है एलिमेंट्री कैनाल का, स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो थोड़ा सा डेलिकेट होता है। इस वजह से जैसे वो सक करेगा ब्लड को, तो हो सकता है कि वहाँ से ब्लीडिंग आना शुरू हो जाए। फिर आता है बी नंबर में मस्कुलर पेन। पेन भी होता है ना, पेन भी होता है ना, पेट में दर्द भी तो होता है, तो पेट में दर्द भी होगा आपको। और फिर क्या आता है, अनेमिया। अनेमिया मिस होता है खून की कमी, ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन, खून की कमी हो जाती है इसमें, तो अनेमिया भी हो जाएगा। ऑल ऑफ द अबव, ये सारा का सारा ऑप्शन सही होगा आपका। नेक्स्ट में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन सा है, मतलब कौन सा है जो ऑटो इम्यून डिजीज है। मतलब ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब ये हुआ कि वैसा डिजीज जो हमारा एंटीबॉडी या फिर हमारा इम्यून सिस्टम ही हमारे बॉडी के ही सेल को या हमारे बॉडी के पार्ट को समझने लगे कि ये फॉरेन पार्टिकल्स हैं और उसको ही नुकसान पहुंचाने लगे, उसके ऊपर ही आक्रमण शुरू कर दे, हमला शुरू कर दे और उसको डिस्ट्रॉय करने लगे। दैट्स द केस इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या ऑटो इम्यून डिजीज। याद रखना है, उस कंडीशन में कैंसर नहीं होगा, क्योंकि कैंसर इज नॉट अ ऑटो इम्यून डिजीज।
ओके। डायबिटीज भी नहीं होता है ऑटो इम्यून डिजीज, क्योंकि ये तो हार्मोन की वजह से होता है। मतलब कौन सा हार्मोन, तो याद रखना आपको, आप पढ़े होंगे इंसुलिन। तो इंसुलिन वाला जो हार्मोन होता है ना इंसुलिन, ये इंसुलिन की कमी की वजह से होता है। पहला इंसुलिन होता है, एक होता है ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन, अब याद रखना आपको कि इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन बोथ आर कम्स फ्रॉम पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज से ये निकलता है, सिक्रीट होता है, और दोनों हार्मोन है। तो ये क्या, कौन कहाँ से निकलेगा, तो याद रखना आपको, ऐसे याद रखना है AG बाय, मतलब क्या हुआ, अल्फा सेल से क्या निकलेगा, तो ग्लूकागॉन, और बीटा सेल से क्या निकलेगा, इंसुलिन। ठीक है, अल्फा सेल से क्या निकलेगा, ग्लूकागॉन, याद रखना आपको, और बीटा सेल से क्या निकलेगा, तो इंसुलिन। AG बाय BI बाय, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, AG बाय, वही है। अल्फा सेल क्या निकालेगा, ग्लूकागॉन, बीटा सेल क्या निकालेगा, इंसुलिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एज इट इज क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, 11th क्लास को याद कीजिए आप। ओके, इसको इरेज करते हैं। फिर आते हैं क्या, तो इसमें याद हो गया, हाँ। तो याद रखना आपको कि डायबिटीज भी नहीं होगा, HIV नहीं होगा, HIV भी नहीं होता है, फिर कैंसर भी नहीं होगा, तो होगा क्या, तो याद रखना है रेमेटॉइड अर्थराइटिस इज द डिजीज विच इज द डिजीज ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। इस कंडीशन में क्या होगा, तो याद रखिए आप अर्थराइटिस। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है, अर्थ मीन्स होता है ज्वाइंट, और ज्वाइंट के जो डॉक्टर जो होते हैं ना उनको बोला जाता है ऑर्थोलॉजिस्ट। और आइटिस मतलब कभी भी दिखे आपको, कहीं भी दिखे, तो आप समझ जाना आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन हो जाएगा, ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन होगा ना, तो उसे बोला जाएगा अर्थराइटिस। तो उस कंडीशन में होता है क्या है कि जहाँ पे भी ज्वाइंट होता है उस ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, वो ज्वाइंट फूल जाता है, और फूलने की वजह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है और दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगेगा, उठने बैठने में प्रॉब्लम होगा। तो सपोज करते हैं कि ये वाला जो कंडीशन, सपोज देखिए ये है आपका बोन और ये है आपका नीचे वाला बोन, इसके कंडीशन में लिगामेंट पाया जाता है। ये लिगामेंट क्या होता है ना, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के कंडीशन में लिगामेंट टियर होने लगता है, सॉरी लिगामेंट नहीं पाया जाता है, ये कार्टिलेज पाया जाता है। कार्टिलेज का एक लेयर होता है, वो कार्टिलेज का लेयर डिप्लीट होने लगता है, मतलब खराब होने लगता है, डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसकी वजह से वो घिसने लगता है। जब एक हड्डी के ऊपर दूसरा हड्डी रगड़ खाएगा तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए वो लिगामेंट, ये कार्टिलेज पाया जा रहा था। अब क्या हुआ कि कार्टिलेज घिस गया है, इस वजह से दर्द होता है उठने में, बैठने में, चलने में। और जब दर्द होगा तो वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाएगा। क्यों स्वेलिंग हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का एक रिस्पॉन्स है स्वेलिंग होना। ओके, तो याद रखना आपको रेमेटॉइड अर्थराइटिस इज द ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV। HIV का मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। याद रखना है HIV मतलब क्या हुआ, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस के बारे में मैंने आपको पिछले मतलब फर्स्ट वाले लेक्चर में आपको बताया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन में बताया था कि रेट्रोवायरस का काम क्या होता है और ये किस टाइप से काम करता है हमारे बॉडी के अंदर। ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV इन्फेक्शंस, मतलब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये इससे तो होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट, बॉडी फ्लूइड और शेयरिंग ऑफ इन्फेक्टेड नीडल्स, मतलब फिजिकल टच, फिजिकल कॉन्टैक्ट, या इसको बोलते हैं मेरे टच, मतलब डायरेक्ट टच से कुछ भी नहीं होता है। ये HIV इन्फेक्शंस डायरेक्ट टच से नहीं फैलता है। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट में बाबू, Which among the following is the most feared property of malignant tumor? Malignant tumor का सबसे ज़्यादा डरावना वाला स्टेज कौन सा है, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला स्टेज क्या है, तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, मतलब ये नॉर्मल सेल शो करता है। मतलब क्या हुआ कि दो तरह का सेल होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आदमी मर जाता है उस कंडीशन में, इसलिए मैलिग्नेंट ट्यूमर बोल रहे हैं। तो M से मैलिग्नेंट और M से मरना।
तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का मतलब होता है कि नॉर्मल सेल जब डिवाइड करता है तो दूसरे नॉर्मल सेल के साथ आता है, कॉन्टैक्ट में होता है, वो अपने डिवीजन को रोक देता है। बट कैंसरस सेल के साथ ये नहीं होता है, वो अनकंट्रोल सेल डिवीजन करता चला जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे बन जाता है ट्यूमर। और फिर आता है सेल्फ डिस्ट्रक्शन, ये खुद से बर्बाद हो जाता है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं। मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ या ट्रांसफर ऑफ malignant tumor from one place to another of the body is known as metastasis। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चला जाता हो, उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है मेटास्टेसिस। और ये मेटास्टेसिस कैंसरस सेल के अंदर ज़्यादातर देखने को मिलता है। मतलब कैंसरस सेल जो होता है ना, वो मेटास्टेसिस करवाता है। और भी आएगा कैंसरस के बारे में तो और भी चीज़ हम आपको बताएंगे, बट यहाँ पे आपको समझना है कि पहला प्रॉपर्टी है मेटास्टेसिस, मतलब एक जगह से ट्यूमर दूसरे जगह भी हो जाए उसको बोला जाता है मेटास्टेसिस। इसके अंदर तो आपको याद रखना है कि ब्लड वेसल्स भी बनने लगता है, बहुत तरह का काम करता है ये कैंसरस सेल। और कैंसर होता है किससे है, कौन से जीन से होता है? तो ऑन्कोजीन याद रखिएगा। लुक एट द डायग्राम गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द केमिकल स्ट्रक्चर। ये कौन सा केमिकल स्ट्रक्चर है? तो केमिकल स्ट्रक्चर में याद रखना आपको क्या है, तो मॉर्फिन, ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर है। ओके, चलिए नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एज ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस का एज क्या होता है? तो एडोलेसेंस का मतलब होता है वैसा जो टीन एज बोलते हैं उसको, 14, 13, 16, 18, 19, तो ये वाले स्टेज को टीन एज बोला जाता है। और टीन एज जो होता है ना, वो एडोलेसेंट का एज होता है, जहाँ पे सारा का सारा हार्मोन्स, सारा का सारा चीज़ अपने पीक लेवल पे होता है। तो 10 से 12 साल होगा नहीं, 12 से 16 साल नहीं होगा, 12 से 15 साल नहीं होगा, और 12 से 18 ईयर का जो स्टेज होता है, और 19 स्टेज भी हो जाता है, 19 ईयर वाला भी, उसे बोला जाता है टीन एज एडोलेसेंट फेज। फिर क्या आता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सीरियस इम्पैक्ट्स ऑफ कंटिन्यूअस कंजप्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का बार बार लेना, कंटिन्यू लेना, ये कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? तो हार्ट अटैक, डैमेज टू द नर्वस सिस्टम, सिरोसिस। देखिए सिरोसिस तो होगा ही। ओके, सिरोसिस का मतलब क्या होता है? डैमेज टू द लीवर, लीवर के साथ डैमेज हो जाना, डैमेज दिखाना, मतलब लीवर डिस्ट्रॉय होने लगता है, लीवर सेल खराब होने लगता है, तो उसको बोला जाता है सिरोसिस। एक होता है फाइब्रोसिस, एक होता है सिरोसिस। फाइब्रोसिस के दौरान में क्या होता है? लीवर के ऊपर फाइबर बनना शुरू हो जाएगा। और सिरोसिस की जगह पे क्या होगा? तो फाइब्रोसिस के बाद ही आता है सिरोसिस। जब फाइबर बन गया तो फाइबर बनने के बाद वो हटने लगेगा, खत्म होने लगेगा। कोई भी चीज़ जब टाइट हो जाता है तो वहाँ से वो हटने लगता है ना, तो वही चीज़ यहाँ पे होगा, टाइट होगा, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा सेल, और लिवर का साइज बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होगा। किसकी वजह से? तो अल्कोहल का ज़्यादा कंजम्पशन करने की वजह से। डैमेज टू नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के ऊपर ये डैमेज करेगा, तो याद रखना है नर्वस सिस्टम को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कैसे? तो सेरिबेलम जो होता है ना, अल्कोहल के एडिक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट किसके ऊपर दिखता है? तो पहला लीवर, और सेकंड होगा सेरिबेलम, जो ब्रेन का पार्ट है, सेरेब्रम नहीं, सेरिबेलम, जिसकी वजह से क्या होगा कि कोई भी इंसान जो अल्कोहल ज़्यादा टेक कर चुका है ना, वो अपने कोऑर्डिनेशन पावर को खत्म कर देता है, डिस्ट्रॉय करने लगता है। कोऑर्डिनेशन पावर उसका डिस्ट्रॉय होने लगेगा, मतलब वो डोल डोल कर चलेगा, और समझ में उसको लगेगा कि पूरा रोड मेरा ही है। ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी, मतलब बी एंड सी, बोथ ऑप्शन। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज अमंग एडोलेसेंस। मतलब एडोलेसेंस के दौरान में क्या चीज़ से उसको बचाया जाए? ड्रग का अब्यूज कर रहा है, मतलब सही तरीके से नहीं ले रहा है, उसका ज़्यादा मतलब गलत यूज़ कर रहा है, तो उसे बोला जाता है अब्यूज़। ओके, तो क्या क्या हो सकता है? तो एजुकेशन एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग करना है, एजुकेशन देना है। अवॉइड पीर प्रेशर, बच्चे का पीर प्रेशर, पीर प्रेशर का मतलब होता है जो दोस्त लोग होते हैं ना, उस दोस्त लोगों का प्रेशर को कम कर देना होगा, तो वो सही हो जाएगा क्या? प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प चाहिए। क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी एडेप्टेड टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ अल्कोहल अमंग एडोलेसेंस, मतलब एडोलेसेंस के दौरान में अल्कोहल का कंजम्पशन कैसे रोक सकते हैं आप? तो क्या हो जाएगा? एजुकेशन एंड काउंसलिंग, काउंसलिंग करना होगा, एजुकेशन देना होगा। अवॉइड पीर प्रेशर, मतलब जो नीचे लेवल का जो प्रेशर होता है उसको खत्म करना होगा, उसको प्रेशर कम करना पड़ेगा, प्रेशर के दौरान में आकर ना वो गलत यूज करने लगता है ड्रग का। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प,
और प्रोफेशनल और मेडिकल हेल्प भी चाहिए इसको। और फिर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ये ऑप्शन हो जाएगा आपका सही। फिर नेक्स्ट में आते हैं 45, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग का सबसे गंदा इफेक्ट, इल इफेक्ट क्या हो सकता है जिससे हमारे बॉडी के ऊपर कुछ गलत इंपैक्ट आता हो, उसे बोलते हैं इल इफेक्ट। मतलब लंग कैंसर हो सकता है, क्या, थ्रोट ब्रोंकाइटिस, मतलब ब्रोंकाइटिस, आइटिस वर्ड आया ना, आइटिस वर्ड मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो क्या ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस का मतलब हुआ ब्रोंकियोल जो होता है ना, जैसे ट्रैकिया, ट्रैकिया डिवाइड होता है तो ब्रोंकियोल बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं, और ब्रोंकाई के बाद और भी डिवीजन होगा तो ब्रोंकियोल्स बोलेंगे, और भी डिवीजन होगा तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। तो थ्रोट ब्रोंकाइटिस मतलब यहाँ पे ब्रोंकाइटिस हो जाएगा, मतलब ट्रैकिया के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा, और कोरोनरी हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाएगा स्मोक की वजह से। तो क्या हो जाएगा, लंग कैंसर भी हो सकता है, थ्रोट ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जब बहुत बार बार हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं तो कोरोनरी हार्ट डिजीज हो जाएगा। कोरोनरी हार्ट डिजीज का मतलब ये हुआ कि कोरोनरी आर्टरी का नाम याद है आपको, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी का मतलब हुआ कि वैसा आर्टरी जो हार्ट के ऊपर अपना ब्लड पहुंचाता हो। ये सब सपोज करते हैं, ये क्या है जो अभी बताया गया लाइनिंग से, वो लाइनिंग है हार्ट के ऊपर ब्लड, मतलब ब्लड वेसल्स है, ये आर्टरी है। हार्ट के मसल्स को अपना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, उस वाले को बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी। ओके, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकता है। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इस कंडीशन में आंसर आपका। फिर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द HIV। HIV का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, तो HIV मतलब रेट्रोवायरस, वायरस है ये, तो रेट्रोवायरस के कंडीशन जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो होगा RNA, और इसी RNA से ये हमारे बॉडी के अंदर जाएगा तो DNA बनाएगा विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की मदद से ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा और RNA से DNA को बनाएगा। DNA से RNA बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो याद रखना आपको क्या हो जाएगा, तो RNA हो जाएगा इसका जेनेटिक मटेरियल। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम HIV वायरस यूजेस टू रेप्लिकेट इट्स जीनोम इनसाइड द होस्ट बॉडी, मतलब होस्ट बॉडी के अंदर जीनोम को रेप्लिकेट। तो याद रखना है आपको कि रेट्रोवायरस जो होगा ना वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करके ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा, मतलब RNA से DNA बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जिसको बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ एलिजा। एलिजा का फुल फॉर्म क्या होता है, एलिजा क्या है, तो एलिजा इज अ एंजाइम लिंक्ड, एक टेस्ट होता है जिसकी मदद से, एलिजा की मदद से पता किया जाता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान के बॉडी के ऊपर HIV का आक्रमण तो नहीं हुआ है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट इससे, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट इससे, और फिर एंजाइम लिक्विड इम्यून सॉर्बेंट इससे, लिक्विड नहीं होता है ये, एंजाइम लॉस्ट ये नहीं होगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट इससे, और फिर क्या है एंजाइम लाइक नहीं होगा, लिंक्ड होगा, मतलब एंजाइम से जुड़ा हुआ ये टेस्ट है जिस कंडीशन में एंजाइम को रखा जाता है और वहाँ पे पता चल जाता है कि क्या किसी HIV का इन्फेक्शन हुआ है क्या बॉडी के अंदर। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यून सॉर्बेंट इससे। विच टाइप ऑफ इम्यूनिटी a person acquires when he/she takes ready-made antibody inside the body to get protection against pathogen। तो पैथोजन के दौरान जब इन्फेक्शंस हो जाता है तो रेडीमेड कौन सा ये दिया जाता है उसको, एंटीबॉडीज़। तो रेडीमेड एंटीबॉडी की बात करें अगर हम लोग, तो एंटीबॉडी जो होगा ना वो दो तरह का होता है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी। ओके, इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी को हटा दीजिए यहाँ से, इम्यूनिटी लगा दीजिए, तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी में भी दो तरह का होता है, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है, ये है आर्टिफिशियल और ये है नेचुरल। और इसमें भी क्या होगा, दो तरह का होगा, एक होगा नेचुरल और एक होगा आर्टिफिशियल। याद कीजिए, पैसिव का मतलब हुआ कि वैसा एंटीबॉडी या वैसा इम्यून रिस्पॉन्स जो रेडीमेड फॉर्म में जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे पैसिव।
अगर बना बनाया आर्टिफिशियल हो तो उसे बोला जाएगा वेनम, एंटी टिटनस सीरम। जो सांप वाप काट लेता है तो उस समय में जो दिया जाता है वेनम, जिसको एंटी वेनम बोलते हैं, वो क्या होता है? तो एंटी वेनम जो होता है ना, वो एक तरह का आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे बॉडी के अंदर, जैसे IgG एक मदर से बच्चे के अंदर आता है, IgA एंटीबॉडी ए, वो क्या है? क्लोस्ट्रम, दूध, मिल्क जो होता है, फर्स्ट मिल्क, उससे जो एंटीबॉडी बच्चे के अंदर जाता है और वो इन्फेक्शन से बचाता है उसके बॉडी को, बच्चे की बॉडी को, तो वो कंडीशन हो जाता है क्या? तो नेचुरल हो जाएगा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब क्या हुआ? कि वैसा कंडीशन जिसमें हमारा बॉडी खुद से तैयार करता हो एंटीबॉडी, तो उसे बोला जाता है एक्टिव इम्यूनिटी। और एक्टिव इम्यूनिटी में नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या हो जाएगा? तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी इन्फेक्शन हमारे बॉडी के ऊपर हुआ, कोई भी इन्फेक्शन हुआ और उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बन रहा है, तो नेचुरल तरीके से बन रहा है, तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाएगा। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग इम्यूनाइजेशन करते हैं, वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे हम लोग वैक्सीन प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंसान को, तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है कि कमज़ोर पैथोजन होता है, जिस भी डिजीज़ का उसको वैक्सीन दिया जाता है, उस डिजीज़ का जो भी डिजीज़ कॉजिंग पैथोजन होता है, उस पैथोजन को ही उसके अंदर डाला जाता है, बट कमज़ोर करके, वीक करके, कमज़ोर करके डाला जाता है। इसलिए हम लोग खुद से डाल रहे हैं और हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स शो करके फिर एंटीबॉडी बनाता हो उसके उस डिजीज़ के अगेंस्ट में, इसलिए उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल तरीके से दे रहे हैं ना, तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। याद रखिएगा, कोरोना वायरस का जो वैक्सीन है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। ओके, याद रखिएगा इसको। तो इसमें क्या हुआ? जब रेडीमेड डाला जाए, बना बनाया जाए, तो क्या कहलाएगा? पैसिव इम्यूनिटी कहलाएगा। बस यही एग्जाम्पल है। ओके, नेक्स्ट में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबॉडी इज प्रेजेंट इन द येलो फ्लूइड क्लोस्ट्रम सिक्रेटेड बाय मदर ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन। लैक्टेशन के इनिशियल डेज में कुछ दिनों तक जो क्लोस्ट्रम होता है, मिल्क होता है, मदर से जो मिल्क मिलता है बच्चे को, उस मदर के मिल्क में क्या चीज़ होता है, कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, एंटीबॉडी ए होता है। एंटीबॉडी कितने तरह का होता है? तो एक ट्रिक समझिए आप, मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताता हूँ एंटीबॉडी का, जो हमेशा काम आएगा आपको। एंटीबॉडी होता है GAMED, गेम्ड होता है, मतलब 1 2 3 4 5 टाइप का होता है। IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होता है। यहाँ पे रखना है आपको PSEAL, पिसेल, ये याद रखना है। मतलब क्या हुआ कि प्लासेंटा से जो पास कर जाता हो उस एंटीबॉडी को बोला जाता है IgG। इसका मतलब हुआ सिक्रीशन, और सिक्रीशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई भी सिक्रीशन हो, जैसे मिल्क भी एक तरह का सिक्रीशन है, और टीयर होता है तो मिल्क हो जाएगा, टीयर हो जाएगा, ये सब सिक्रीशंस में आपको क्या मिलेगा? तो एंटीबॉडी ए मिलेगा। फिर आता है ई का मतलब हुआ कि अर्लीस्ट अराइवल। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, अर्लीस्ट अराइवल मतलब सबसे पहले जो इन्फेक्शन जहाँ पे होता है वहाँ पे सबसे पहले जो एंटीबॉडी पहुँचेगा वो कौन होगा? IgM होगा। और उसके बाद आता है ए का मतलब हुआ एलर्जी, तो IgE जो होगा ना, वो एलर्जी कंडीशन शो करेगा। एलर्जी के कंडीशन में ये जब सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है, तो किसी भी इंसान को एलर्जी होगा ना, इचिंग हो रहा है, स्नीजिंग हो रहा है, या सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो डॉक्टर बोलेगा कि एक एंटीबॉडी का टेस्ट है वो करवा लीजिए, IgE। वो चेक करेंगे कि आपके बॉडी के ऊपर किसी तरह का इन्फेक्शन तो नहीं है, बढ़ा हुआ रहेगा, इन्फेक्शन होगा। और फिर आता है डी का मतलब हुआ कि ये बी लिम्फोसाइट जो होता है ना, लिम्फोसाइट वहाँ पे पाया जाता है, बी लिम्फोसाइट में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा? तो डी एंटीबॉडी पाया जाएगा। इसको एक एक करके अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो टीयर में होगा, मिल्क में होगा, सलाइवा में होगा, सलाइवा क्वेश्चन आएगा, सलाइवा सिक्रीशन है ना एक, तो सलाइवा में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो आपको जवाब देना है एंटीबॉडी IgA। ओके, इसको नोट कर लीजिए।
फिर देखते हैं आगे नेक्स्ट में, तो क्या है, एड्स डज नॉट स्प्रेड ड्यू टू, एड्स कैसे नहीं फैलता है, तो मेरे टच मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट टच, फिजिकल टच और बॉडी फ्लूइड बोथ ए एंड बी, मतलब क्या होगा, फिजिकल टच या मेरे टच, डायरेक्ट टच से कभी भी एड्स नहीं फैलता है, वो फैलता है बॉडी फ्लूइड से। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैचिंग, कौन सा है जो इनकरेक्ट मैचिंग है, तो फिजिकल बैरियर, स्किन, म्यूकस। फिजिकल बैरियर, बैरियर का याद कीजिए, नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस सिस्टम जिसे बोला जाता है इनेट इम्यूनिटी, और वो स्किन होता है, म्यूकोसा होता है फिजिकल बैरियर। साइटोकाइन बैरियर मतलब इंटरफेरॉन्स, वायरस इन्फेक्टेड सेल इंटरफेरॉन निकालता है जो नॉर्मल सेल को बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको बोला जाता है साइटोकाइन बैरियर। 4 तरह का बैरियर होता है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर जब वो केमिकल सिक्रेट करता हो, फिजियोलॉजिकल या फिजियोकेमिकल बैरियर। फिर आता है साइटोकाइन बैरियर और एक होता है सेलुलर बैरियर जो ब्लड के फॉर्म में मिलता है, एंटीबॉडी। तो सेलुलर बैरियर क्या हो जाएगा, सेलुलर बैरियर का मतलब हुआ PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, और फिर आता है न्यूट्रोफिल, ये हो जाएगा सेलुलर बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर, एपिथेलियल लाइनिंग नहीं, फिजियोलॉजिकल का मतलब हुआ फिजियोकेमिकल, और फिजियोकेमिकल का मतलब हुआ कि वो केमिकल सिक्रेट करेगा, बट यहाँ पे तो एपिथेलियल लाइनिंग बोल रहा है, मतलब ये फिजिकल बैरियर है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही, तो डी होगा, मतलब यही ऑप्शन गलत है, इनकरेक्ट बोल रहा है, तो गलत ऑप्शन यही है, डी नंबर। ओके, नेक्स्ट में देखिएगा क्या है, सल्मोनेला इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। सल्मोनेला जो है वो पैथोजेनिक बैक्टीरियम है। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, मतलब 102 टू 104, कम से कम 3 तक तो जरूर रहता है डिग्री फ़ारेनहाइट फीवर। ये तो होता ही है, हाई फीवर होता है, सर में दर्द भी हो जाता है। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन सीवियर केसेस, मतलब इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो जाता है, मतलब इंटेस्टाइन के साथ भी प्रॉब्लम हो जाएगा, ब्लॉकेज भी हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, स्टूल मतलब कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा, लूज मोशन भी हो जाएगा, बहुत कमज़ोर हो जाता है इंटेस्टाइन। ओके, कन्फर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, मैरी मैलोन वॉज अ कैरियर। मैरी मैलोन जो होती है ना, वो सबसे पहले टाइफाइड की कैरियर है, वो ट्रेन में खाना देती थी, बनाती थी, वहीं से ये टाइफाइड फैला है। तो क्या है, अबव स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर किसके लिए, तो याद रखना है टाइफाइड के लिए। किसके लिए है ये, सल्मोनेला, याद रखना है यहाँ पे, सल्मोनेला इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम। सल्मोनेला की वजह से ये सारा सिम्टम्स दिख रहा है। ओके, और सल्मोनेला अभी हम लोग पढ़े थे पिछले इसमें कि सल्मोनेला टाइफाई नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो कॉज करता है टाइफाइड, तो ये टाइफाइड के लिए सही हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले सेशन में, और वो सेशन होगा 53 से अबव क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है। थैंक यू।